शुभ संध्या बच्चों। आज आप लोगों का हिंदी के दूसरे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। तो कल का जो हम लोगों का सेशन था, आप लोगों ने बहुत सराहा। बहुत बच्चों ने उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। तो और आप लोगों का ये कमेंट्स पढ़कर हौसला मिलता है। और अगर आप लोग इसे थोड़ा सा शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हम लोगों को एक खुशी मिलती है कि चलिए, जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो उससे मुझे फल मिल रहा है। तो चलिए, आज हम लोग अपने हिंदी के दूसरे क्लास में आगे बढ़ते हैं। और आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था, कल हम लोगों ने मुख्य रूप से देखा था स्वर वर्ण। तो एक बार हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन करके तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि लिपि क्या होता है। तो लिपि हम लोग को याद हो, बस 5 मिनट लूँगा काफ़ी क्विकली उसको रिवीजन करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिपि पढ़े थे, और लिपि के बारे में क्या जाने कि लिपि जो होता है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो भी हम लोग संकेत या चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लिपि। अब हम लोग अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, तो विशेष रूप से हिंदी की बात करें तो अपनी जो क्या कहते हैं, हमारी हमारी जो हिंदी भाषा है, ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। देवनागरी लिपि में लिखे हुए और भी भाषाएं जो हैं, उनमें संस्कृत आते हैं, फिर आपका मराठी आ गया, नेपाली आ गया। तो ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था ध्वनि का और वर्ण का। तो ध्वनि और वर्ण में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं किसी भी चीज का, तो वह क्या कहलाता है, ध्वनि। ठीक, तो ध्वनि को हम लोग क्या कह सकते हैं, मौखिक रूप या उच्चारित रूप। ठीक, मौखिक या उच्चारित रूप को हम लोग ध्वनि बोलते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, तो उसी ध्वनि को जब हम लोग एक लिखित रूप देते हैं, तो उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण का ही एक नाम अक्षर भी है, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ण कहे अक्षर कहे, दोनों का मतलब एक ही है। कल बताया भी था मैंने कि क्षर मतलब जिसको आप तोड़ सको, खंडित कर सको, और अक्षर मतलब जिसका कि आप टुकड़ा या खंड नहीं कर सके। तो कहा क्या गया कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते थे, वर्ण। तो एक ये बात हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक था वर्णमाला। तो इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को या व्यवस्थित क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। परिभाषित करें ढंग से तो बोलेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। ठीक, फिर हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44। हाँ, स्वाति प्रिया बता रही हैं कि लिखित रूप, बिल्कुल सही, वर्ण जो है लिखित रूप है ध्वनि का। ठीक, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी, 52, और मूल वर्णों की संख्या 44। अब जैसे वो 52 जो वर्ण है, उसमें हम लोगों ने उसे क्या कहा था, तो आपका वहां पर 11 स्वर था, 39 व्यंजन थे, और 2 अयोगवाह थे। तो ये अपना टोटल क्या हो गया, 52। अब इस 39 में हम लोग बात करें तो इन 39 व्यंजन में, तो इन 39 व्यंजन में 39 व्यंजनों में
हम लोगों का क्या सब था, तो 25 कहा करते थे हम लोग स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। फिर 4 अंतःस्थ था, और अंतःस्थ याद होगा हम लोगों ने क्या कहा था, अंतःस्थ का मतलब वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण अंदर से निकले, ठीक, ध्वनि जो है अंदर से आती हुई सुनाई दे, तो उसे हम लोग अंतःस्थ कहते थे। और इनमें कौन आ रहा था अपना, या, र, ल और वा। बिल्कुल स्वाति सही, अयोगवाह 2 होते हैं। इसके बाद 4 अपना था उष्म व्यंजन, और उष्म व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद 2 अपना था द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये हम लोग देखते हैं कि 25, 4, 29, 4, 33, 2, 35। अब सर 4 और कौन बच गया, तो 4 अपना संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन, तो अर, र और ढ, ठीक, र और ढ, इन दोनों को हम लोग क्या कहते थे, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये बात हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े आगे कि 52 वर्ण ये जो स्वर थे अपने 11, इनको हम लोग 2 प्रकार से बांटे। स्वर को हम लोगों ने कहा एक उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा उच्चारण काल, उच्चारण काल या फिर मात्रा के आधार पर। तो ये 2 वर्गीकरण करा था हम लोगों ने स्वर वर्ण का। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग स्वर को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था, मूल या हरस स्वर, उसे ही हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं, तो मूल या हरस। दूसरा था दीर्घ स्वर, इसका एक दूसरा भी नाम बताया था मैंने, जल्दी से कमेंट करें तो। दीर्घ का एक नाम और बताया गया था, दीर्घ स्वर का एक दूसरा नाम था सजातीय स्वर। याद आया, क्या था दीर्घ का दूसरा नाम, सजातीय स्वर। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त स्वर। अब संयुक्त व्यंजन की तरह अपना कौन है, संयुक्त स्वर भी है, और संयुक्त स्वर को ही हम लोग क्या कहते थे, विजातीय स्वर भी। अब सजातीय और विजातीय में क्या कहानी, अंतर क्या था कि जो मूल या ह्रस्व हैं ये कौन थे अपने, अ, ई, उ और री। अब जो 2 मूल स्वरों के मिलने से बने थे उन्हें हम लोग क्या कहते थे, सजातीय स्वर या दीर्घ स्वर। जैसे आ बना तो किससे मिलकर बना, आ और आ से। दीर्घ ई बना तो ये आपका ई और ई से। और फिर दीर्घ उ बना तो ये आपका उ और उ से। तो चूंकि ये 2 समान मूल स्वर के मिलने से बने थे, तो इसलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, सजातीय स्वर भी बोलते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर जो था अपना, ये 2 भिन्न स्वर के मिलने से बने होते हैं, तो इसलिए इसका एक नाम क्या मिला, विजातीय भी। तो अलग अलग जाति मतलब 2 अलग अलग स्वर से। जैसे आप देखो ए बना था, ए क्या था, तो आ और ई से मिलकर। तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग, आ और ई तो भिन्न स्वर प्रयोग में आए हैं। फिर इसके बाद ए था, ए था आपका आ और ए से मिलकर बना था। इसके बाद हम लोग ओ देखे, तो
तो ओ अपना किससे बना, तो और ऊ से, और फिर औ था तो और ओ से मिलकर बना। तो ये हम लोगों को सभी को हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो भिन्न स्वरों के मिलने से बने हैं, तो इसलिए इन्हें हम लोग, चूंकि दो मिलकर बन रहे हैं तो इसलिए एक नाम संयुक्त, और दोनों अलग अलग स्वर हैं इसलिए इसका एक नाम क्या था, विजातीय था। अब आज ये हम लोगों ने कल लास्ट अपने पिछले क्लास में किया था। अब हम लोग आज जो करने वाले हैं तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर को देखेंगे। तो उच्चारण काल या मात्रा, अब मात्रा क्या होता है सर, तो मात्रा क्या होता है कि जब हम लोग अपने वर्णों को, वर्णों में व्यंजनों को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, स्वर के संकेतों का प्रयोग करते हैं या स्वरों का प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो अब देखिए उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर अब हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। अब यहां से अब अपना अभी तक जो देखा वो सब तो लास्ट सेशन था, अब अपना शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उच्चारण काल या मात्रा। उच्चारण काल कहने का मतलब उसका उच्चारण में जो भी समय लग रहा है। तो जैसे सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जैसे आप देखो अ, उ, ई, री, अब इनका उच्चारण कर रहे हैं आ, उ, ई, रु, री, तो ये सभी क्या ले रहा है, बहुत ही कम समय लग रहा है। और इन्हें हम लोग एक और भी नाम देते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी, कि इनके उच्चारण में हम लोगों को केवल एक मात्रा का समय लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है या दूना समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर आपके कौन हो गए, तो 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। अब दीर्घ स्वर में कौन आएगा आपका, तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, फिर ए, ओ और ओ। ये सातों जो हैं ये आपके कौन है, दीर्घ स्वर। ठीक, इनकी संख्या कितनी होगी, 7। और प्लुत स्वर क्या होता है, तो प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। और प्लुत जो है अब हिंदी में उतने प्रयोग में नहीं आते हैं। इनको दिखाने के लिए हम लोग जहाँ भी ये प्रयोग आता है तो हिंदी में हम लोग 3 लिखकर, इस तरह से 3 लिखकर हम लोग उसका बताते हैं कि यहाँ पर प्लुत है। या फिर बहुत जगहों पर आप इस तरह का भी लिखा देखते हो 3 बार। तो ये जो है कहीं दिख रहा है तो ये आपको किसका है, ये प्लुत का है। ठीक, जैसे ओम का हम लोग उच्चारण करते हैं तो ओम, तो वहां पर आपका कौन है, प्लुत स्वर। या कोई किसी दूर स्थित व्यक्ति को जब हम लोग पुकारते हैं, जैसे मान लो कि राम था, अब राम नजदीक है तो हम लोग राम इजली बोलेंगे, या किसी को भी दूर से संबोधित करते हैं राम, तो अब दूर स्थित व्यक्ति को अगर पुकार रहे हैं हम लोग तो वहां पर कौन सा स्वर आएगा आपका, प्लुत स्वर। तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों के। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम लोग स्वर वर्ण के प्रकार देख रहे हैं यहाँ, फिर ये सभी उत्पत्ति के ही आधार पर हैं, इनको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर अपने कितने हैं, 3। एक ह्रस्व या मूल या लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व या मूल या लघु स्वर तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, लघु समय लगता है, बहुत ही मतलब कदे से आ, ओ, सॉरी ओ, आ नहीं, ओ, ई, उ, तो इनके उच्चारण में आपको बहुत ही कम समय लगता है। तो ये आपका कौन होता है, ह्रस्व या मूल या लघु स्वर। इन्हें हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, अभी बता चुका हूं मैं पहले ही। ये कौन होंगे, अ, ई, उ और री। ठीक, तो ये चारों आपके कौन है, ह्रस्व या मूल या लघु स्वर। दूसरा हम लोग बात करेंगे दीर्घ स्वर की।
तो दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में कितना समय लगता है, दुगुना समय, और इसे हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर को क्या नाम देते हैं हम लोग, द्विमात्रिक स्वर भी। इनकी संख्या कितनी, 7, आ ई उ ए ऐ ओ और औ। ठीक, और प्लुत स्वर किसे कहेंगे, तो वह स्वर जिसके उच्चारण में कितना समय लगता है, 3 गुना। तो 3 गुना या तिगुना समय लगता है, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जैसे बोलिए आप ओम या राम, तो दूर स्थित किसी व्यक्ति को जब हम लोग पुकारते हैं तो वहां पर कौन आता है, प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ओम लिख रहे हैं तो ओम इस तरह से लिखें, तो ये बीच में आपको कौन है, यही आपका प्लुत स्वर है। या आप जैसे राम ही लिख रहे हो तो राम, ठीक, तो यहां पर हम लोगों का कौन सा आ गया, प्लुत स्वर। ठीक, तो ये समझ में आ गया आप लोगों के। तो हम लोग क्या बात किए थे कि स्वर कितने प्रकार से हम लोग स्वर का वर्गीकरण करते हैं, 2 तरह से। एक उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, और दूसरा हम लोग उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, तो उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कौन कौन, तो पहला ह्रस्व या मूल या लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर, और तीसरा संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। फिर हम लोग उच्चारण काल के आधार पर देखें स्वर को, तो उच्चारण काल के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के। फर्स्ट आपका हो गया दीर्घ सॉरी ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका प्लुत स्वर। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, व्यंजन वर्णों की। ठीक, अब व्यंजन वर्ण आप किसे कहते हो, ऑलरेडी आपसे हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। और हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखा था, जैसे आपसे पूछ रहा था मैं कि क का उच्चारण कीजिए, या ख का कीजिए, या ग का कीजिए, घ का कीजिए, तो हम लोग स्वतंत्र रूप से इन सभी वर्णों का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी होती है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन हिंदी वर्णमाला में जो है, व्यंजन वर्णों को हम लोग कितने प्रकार से बांटे हैं, 5 प्रकार से। ठीक, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों को कितने प्रकार से बांटा गया, 5 प्रकार से। सबसे पहला जो था स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इसी को हम लोग स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी, 25। कौन, तो अपने कचट तप वाले, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ये जो 25 हैं ये अपने कौन कहलाते हैं, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। दूसरा हम लोगों ने कहा था अंतःस्थ व्यंजन, वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण अंदर से निकल कर आता है। ठीक, तो जैसे य, र, ल और व, ये आपके चारों कौन है, अंतःस्थ व्यंजन। फिर हम लोग नेक्स्ट 4 की बात किए थे, तो अगले 4 में अपना कौन था, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं इसको। इनके उच्चारण में क्या होता है कि हवा विभिन्न विशेष स्थानों को घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई बाहर आती है, तो उस घर्षण के परिणाम स्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है। तो आप जब भी इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपको जो आप अपना हाथ मुंह के सामने जब लाओगे तो आपको गर्म हवा महसूस होगी। तो इसलिए इन व्यंजनों को हम लोग उष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4। और इसमें क्या आ गए आपके 3 सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये 4 आपके उष्म व्यंजन। इसके बाद हम लोग द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन हो गए, तो वो वर्ण जिनके उच्चारण के लिए जीभ को ऊपर उठाना होता है, और ऊपर उठकर वह जाकर कहाँ से टकराती है, मूर्धा से। तो वैसे वर्ण को हम लोग द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और 5वां जो व्यंजन था वह आपका संयुक्त व्यंजन। तो वो व्यंजन जो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं,
और उन दोनों व्यंजन के बीच में कोई भी स्वर नहीं होता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। इन चारों में आप देखोगे कि इनका भी जब आगे बढ़ के देखते हैं तो इनमें आपको इन दोनों व्यंजनों के बीच कोई भी स्वर नहीं मिलेगा। अब एक एक करके इन सबको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना आ गया स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक, क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो वह व्यंजन या वह वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ, चूंकि उच्चारण में जीभ का बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर जीभ को अस्थिर कर दो तो आप नहीं बोल पाओगे। जैसे मान लो बिना जीभ को, आप जीभ को रोक के का या कोई भी वर्ण का उच्चारण व्यंजन में करना चाहिए तो संभव नहीं हो पाता है। ठीक, तो आपसे अगर कहूँ जीभ रोकिए और बोलिए चा, तो देखिए ध्वनि स्पष्ट नहीं हो रही है। ठीक, तो जीभ जो होता है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, तो ऐसे व्यंजन को हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब चूंकि इनको 5 वर्ग में बांटा गया था, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में, तो इसलिए इसका एक नाम वर्गीय व्यंजन भी है। स्पर्श व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन भी आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो स्पर्श, स्पर्शी, वर्गीय तीनों एक ही चीज है। तो अब इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहा? जीभ मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। अभी आपको समझाया भी कि अगर आप अपने जीभ को पकड़ लें और फिर उच्चारण करना चाहें तो आप ना चा का, ना टा का, ना ता का किसी का भी उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ऐसे व्यंजन को हम लोग स्पर्श, इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण में कवर्ग हो गए, चवर्ग हो गए, टवर्ग हो गए, तवर्ग हो गए और पवर्ग हो गए। अब इन वर्गों को याद रखने का सिंपल तरीका है कचट तप। कैसे याद रख लो? एक शब्द याद रख लो, कचट तप। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं तो सर अब भूल गया तो कैसे याद रखें? पहले का और चा, ये दोनों वर्ग तो सभी को याद रहता है। कंफ्यूजन यहाँ से आपका प्रारंभ होता है। ठीक, तो जब यहाँ कंफ्यूजन शुरू हो तो आप इसको याद कर लें, कचट तप, ये शब्द याद रखें, कचट तप। तो कचट तप अगर आप याद रखते हो तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन किसके बाद आ रहा है। समझ गए? कचट तप, ये शब्द आपको याद कर लेना है, बस ये आपको पूरा वर्गीय व्यंजन समझ में आ जाएगा कौन किसके बाद आ रहा है। अब ये भी बताया था कि इन वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण कौन हो गए? तो का, चा, टा, ता, पा। दूसरा वर्ण पूछे तो खा, छा, फिर डा, उसके बाद था और ब। ठीक, इसी तरह से तीसरा पूछे तो गा, डा, फिर गा, छा, डा, उसके बाद था और इधर फा और ब, ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, तो जो पांचवें वर्ण होते हैं इन वर्गों में, पांचवा वर्ण आपके कौन? तो पहला में का में अंगा, फिर या, फिर बड़ी ना, फिर उसके बाद छोटी ना और अंत में माँ। इन पांचों वर्णों को हम लोग क्या नाम देते हैं? पंचमा अक्षर भी कहते हैं। अंगा, फिर या, फिर ना और माँ। इन पांचों को हम लोग क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। इन्हें पंचमा अक्षर या नासिक भी बोला जाता है। नासिक क्यों कहते हैं? कि इनका जब आप उच्चारण करते हो तो हवा जो है नाक से निकलते हुए महसूस होती है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने दूसरे अंतःस्थ व्यंजन के पास। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होंगे? आपको ऑलरेडी मैंने समझा चुका है। अंत मतलब अंदर, अस्थ मतलब स्थान, तो जो किसी अंदर के स्थान से उच्चारण हो। ठीक, और इन्हें हम लोग स्वर और व्यंजन के बीच के कैटेगरी में मानते हैं। आप अंग्रेजी में पढ़ोगे तो इन्हें क्या कहते हैं? हम लोग सेमी वॉवेल बोलते हैं।
अंग्रेजी में इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल। हालांकि वहाँ 2 ही होते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो हम लोग अंतःस्थ व्यंजन क्या कहते हैं, वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों तथा, ये याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से किन व्यंजन का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, अंतःस्थ व्यंजन। या आप जब इसका उच्चारण करते हो तो आवाज जो है लगता है कि हृदय के पास से निकल कर आ रही है और आपको यहाँ पर ज्यादा कंपन महसूस होगा। आप जैसे अभी पूछूं, बोलिए तो कि या, र, ल, व, तो लगेगा यहां से आवाज निकल कर आ रही है। तो इनकी संख्या कितनी, 4। अब इन्हें जो है हम लोग अर्धस्वर, ध्यान रखना, अर्धस्वर को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल, ठीक। तो ये भी ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछे जाते हैं अपने कि इनमें से कौन सा व्यंजन जो है अर्धस्वर कहलाता है, तो क्या कहेंगे हम लोग, अंतःस्थ व्यंजन। कोई पूछ दे कौन सा व्यंजन अर्धस्वर होता है, तो हम लोगों का क्या जवाब होगा, अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी, 4। कौन कौन, य, र, ल और व। कहते किसे हैं, तो वह व्यंजन जिनका उच्चारण अंदर से, अंदर मतलब विशेष रूप से हृदय वाले स्थान के पास से, जिनका उच्चारण अंदर से सुनाई देता है, उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। अर्धस्वर को ही अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल। तो अभी हिंदी की क्लास चल रही है, बस आपको चूंकि ये टर्म थोड़ा सा याद रहता है, इस वजह से मैंने उसका चर्चा किया। नेक्स्ट फिर हम लोगों का अगला जो है उष्म या संघर्षी व्यंजन। ये भी उष्म मतलब हम लोग समझते हैं, उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी, ठीक। तो जिसके उच्चारण में गर्म हवा निकले, सीधा सा एक परिभाषा अगर पूछे, जिसके उच्चारण में गर्म हवा निकले। देखिए हिंदी को आप कभी भी रटने का प्रयास नहीं कीजिए, ये काफी एक लॉजिकल थिंग है। जैसे कि आप देखो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हर एक बातों का एक रीजन है, तो उसी तरह से हिंदी में भी एक प्रॉपर रीजन है। और इतनी वैज्ञानिक भाषा दुनिया में कोई भी भाषा नहीं है। तो हिंदी को अगर आप मैथ के तरह पढ़ना शुरू करेंगे, और संजोग देखिए कि मैं मैथ का भी शिक्षक हूं और हिंदी का भी शिक्षक, ठीक, तो आपको उस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करके जब आप पढ़ोगे, चीज़ों को तोड़कर पढ़ोगे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसको उष्म का नाम दिया, क्यों इसको संघर्षी का नाम दिया गया, तो आपको परिभाषा कभी याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो अब देखिए, तो क्या कहा कि वह वर्ण जिसके उच्चारण में वायु किसी स्थान विशेष पर, अब कोई भी स्थान विशेष, मुंह के विभिन्न अंदर के भाग होते हैं, तो जब वायु निकलती है तो वह स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई बाहर निकलती है, जिसके कारण क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। अब हम लोग जानते हैं कि पढ़ चुके हैं, घर्षण मतलब फ्रिक्शन। फिजिक्स में हम लोग घर्षण पढ़ा करते थे, तो वहां आपको याद होगा कि आप अपने हाथों को जब रगड़ो, ठीक, तो क्या होता है, गर्मी महसूस होती है। या आप लोग देखते हो कि कार या हमारे मोटरसाइकिल में जो चक्के लगे होते हैं, पहिए, वो भी क्या होता है, घर्षण के कारण उसमें भी गर्मी होती है। तो इसलिए आप देखोगे कि जो बड़े बड़े अच्छी कारें हैं जिनका कि स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, विशेष रूप से जो मोटर रेसिंग में यूज होते हैं, तो उनमें हवा के रूप में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। या आपका एरोप्लेन का जो होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, इसलिए कि वो नाइट्रोजन गैस ठंडा होता है। तो घर्षण कारण जो गर्मी उत्पन्न होती है उसको वो क्या करे, बैलेंस रखे, जिससे कि टायर ना फटे। तो हम लोग अब बात करते हैं, चलिए फिजिक्स की नहीं हिंदी की। तो हम लोग क्या कहेंगे, उष्म या संघर्षी व्यंजन, तो वह वर्ण जिसके उच्चारण में वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, जिसके कारण क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। अब इसमें जो है आपका, ये आपके तीनों स्वर, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों आपके कौन है, उष्म या संघर्षी। संघर्षी इसलिए कहते हैं कि हवा संघर्ष करती हुई, रगड़ती हुई, घर्षण करती हुई बाहर आती है। अगला हम लोग देखते हैं फिर द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन तो बताया ही था मैंने
कि वह व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठती है। जैसे आप बोलोगे अड़, र, रा, ढा, तो आप देखते हैं कि जी जो है जोर से जब उच्चारण करो तो आप रा, ढा, तो जीभ आपको ऊपर उठती हुई महसूस होगी। तो जब जीभ ऊपर उठती हुई महसूस होती है और फिर जीभ जो है जाकर किसके मूर्धन्य स्थान पर, मूर्धन्य मतलब आका ये वाला भाग, ठीक, तो वहां पर जाकर वो टकराती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक। और इसका एक नियम है कि ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में कभी भी नहीं आते हैं, समझ गए। और देखना, जैसे देख लो आप, एक बात याद रखना, ड और ढ ये दोनों हम लोगों का किसके अंदर था, स्पर्श व्यंजन के टवर्ग के अंदर, ठीक, स्पर्श व्यंजन में टवर्ग के अंदर। और ये जो है अपना र और ढ ये अपना कौन है, द्विगुण व्यंजन। अब इन दोनों में हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर किसको कहाँ प्रयोग में ले आए, इसका प्रयोग कहाँ करें, इसका प्रयोग कहाँ करें। तो ये हमेशा क्या होंगे, ड तो आपको बीच में भी आ सकता है और अंत में भी कहीं भी, लेकिन ढ जो है हमेशा शब्द के प्रारंभ में आता है। ड जब भी आएगा तो हमेशा शब्द के प्रारंभ में आएगा, ये बात याद रखना। जैसे हम लोग ढक्कन बोले तो वहां पर आपका ये वाला ढ यूज होगा, ना कि ये वाला। और इसका इन दोनों का क्या है, ये हमेशा आपको किसी भी शब्द के बीच में या फिर अंत में आएंगे, प्रारंभ में कभी भी नहीं आते हैं। तो इनसे बनने वाला प्रारंभ में कोई भी शब्द नहीं होगा। अगर हम लोग इस तरह से लिख देते हैं ढक्कन, ठीक, तो ये अपना गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, कि आप याद रखोगे ये जो द्विगुण व्यंजन है ये कभी भी आपके शब्द के प्रारंभ में नहीं प्रयोग में आते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये सड़क, पढ़ाई, कंकर, लड़ाई, रगड़, ठीक, चढ़ाई, बाढ़, ये सभी शब्द जो हैं ये आपके किसके हैं, र और ढ के व्यंजन से, ठीक। तो द्विगुण समझ में आ गया। इसी को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहा गया, तो वह व्यंजन जो दो व्यंजनों के मिलने से बने होते हैं और उन दोनों व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है। अब आप सर ये व्यंजन, हम लोग जानते हैं कि व्यंजन का उच्चारण क्या होता है, हमेशा स्वर की सहायता से होता है। लेकिन ये जो है आपका कि जो भी दोनों स्वर व्यंजन होंगे वो आधा व्यंजन होंगे। आधा मतलब उनको हम लोग पूरा करके नहीं लिखते हैं। तो अब जैसे आप देखो, इनमें आपका कौन आता है, सबसे पहले छ, जैसे छ से क्षमा, ठीक, तो ये छ हो गया। अब छ आप देखोगे किससे बना है, तो क से और स से, ये दोनों। लेकिन एक तरीका यह भी इनको लिखने का है, नहीं तो आप जो है ऐसा एक्चुअल में इस तरह से सोच रहे हैं, क, स और अ, ये है आपका, ठीक। तो छ जब भी लिखते हो तो का हलंत और स, का हलंत या सा हलंत प्लस आ, तो ये आप लिखोगे। तो या तो ये भी लिखो, देख लो कि इन दोनों में कौन प्रयोग में आ रखा है, ये आ रखा है कि वो आ रखा है, ठीक, दोनों सही है, समझ गए। हाँ, इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा सही बोलेंगे। तो अब हम लोग एक बात देख रहे हैं कि यह भी व्यंजन, ये दोनों आपके कौन है, व्यंजन, और इन दोनों व्यंजनों के बीच में आप देखो कोई भी स्वर मौजूद नहीं है। अब देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर मौजूद नहीं है। तो यही कहा गया है कि जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं तथा उनके बीच स्वर नहीं होती है, समझ गए। अब छा बोला तो का और सा, उसके बाद त्रा, त्रा का उच्चारण करें तो हम लोग अगर इसको लिखें तो ता और रा, आधा ता और पूरा रा, ठीक। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, ता प्लस रा प्लस आ, तो यह भी सही है आपका। उसके बाद ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी बनाते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े थे। तो ज्ञा से, तो ये आपका जा और या इन दोनों के मिलने से बना हुआ है। तो आप कह सकते हो इसको इस प्रकार से भी, जा
या और आ। बात समझ में आ रही है। और इसके बाद स्रा, स्रा जैसे श्रीमान हम लोग लिखते हैं, ठीक, या श्रीमती लिखते हैं। विशेष रूप से शादी का भी समय है, और शादी के समय में हम लोग क्या देखते हैं कि अपने रिश्तेदारों को या परिचितों को अपने खुशी में शामिल करने के लिए कार्ड भेजते हैं। तो उस कार्ड में श्रीमान एवं श्रीमती ऑलरेडी लिखा होता है, बाद बाकी नाम लिखते हैं। तो वहाँ पर आपका यही व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन प्रयोग में आता है। और ये जो आपका बना हुआ है किससे, तो तालव्य स से और र से। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि तालव्य स हलंत, र हलंत और आ। आप ये कहो सभी क्या है, एक ही है। तो इस तरह से अपना पांचों व्यंजन पूरा हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या बात किए थे, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्पर्श या स्पर्शी या वर्गीय, इनकी संख्या कितनी, 25। किन्हें कहते हैं, तो जीभ विभिन्न मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, तो इसलिए इसे हम लोग स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी, 25 होती है। कौन कौन, तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। उसके बाद हम लोग अंतःस्थ व्यंजन की बात किए थे। अंतःस्थ जिसका उच्चारण अंदर से सुनाई देता है। अंतःस्थ को हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। इसके बाद हम लोग उष्म या संघर्षी व्यंजन, तो उष्म मतलब उष्मा, तो जिसके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकले। इनकी संख्या भी 4 होती है। आपका उष्म में आ गया तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हा, ये आपके 4 हो गए। इसके बाद द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा के उच्चारण स्थान पर टकराती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण। र और ढ, र और ढ के बारे में हमेशा याद रखना कि वो किसी भी शब्दों के बीच में आएंगे या फिर अंत में आएंगे। उनसे बनने वाला प्रारंभ में कोई भी शब्द, वो ऐसे एक भी शब्द नहीं होंगे जिसके प्रारंभ में र और ढ का प्रयोग हुआ हो, ठीक, द्विगुण व्यंजन वाला। और इसके बाद हम लोग लास्ट में क्या किए, तो अपना संयुक्त व्यंजन, तो जो दो व्यंजनों के मिलने से बने होते हैं और उन दोनों व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं होता है। इनकी भी संख्या कितनी, 4। कौन कौन, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। कैसे बना है ये आप लोग देख ही चुके हो। तो आज जो है हम लोग क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आज व्यंजन पढ़े। अब अगले क्लास में हम लोग जो सीखेंगे तो उसमें आपको आएगा प्राण के आधार पर, मतलब वायु के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण, फिर घोष के आधार पर अघोष और सघोष या घोष व्यंजन। और फिर हम लोग विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे क कंठ से निकलता है, च जो है आपका क्या कहते हैं तालु से निकलता है, फिर ट वर्ग जो है ये आपका मूर्धा से निकलता है, ता आपका दांत से निकलता है, प वर्ग आपका ओठ से निकलता है आवाज। तो ये सब हम लोग विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान सीखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलते हैं मैथ के साथ।